हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। मैं हूं दीक्षांत, मेरा नाम दीक्षांत है भाई। ठीक है, अभी आप लोग देख रहे हैं संकल्प यूपीएससी। मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ठीक, और अभी हम लोग कवर करने वाले हैं नीति आयोग। लक्ष्मीकांत जो है वो हमारा सोर्स है बेसिकली। लक्ष्मीकांत सर वाली इंडियन पॉलिटी की बुक है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो टॉपिक्स हैं उनको 10 मिनट में कवर कर दूँ। 10 मिनट में कवर करने का मतलब क्या हुआ कि इट इज़ बेसिकली 10 मिनट सीरीज़। मतलब जब हम लोग आर्टिकल्स कवर करेंगे फंडामेंटल राइट्स वाले, आर्टिकल नंबर 12, आर्टिकल नंबर 13, आर्टिकल नंबर 14, ऐसे करते करते जो आर्टिकल्स हैं, तो उनको जब कवर करेंगे तो कोशिश करेंगे कि हर आर्टिकल 5 से 10 मिनट में कवर हो जाए। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू थ्रू दिस इनिशिएटिव कि सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो 10-10 मिनट में कवर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो हमारे हाथ में टॉपिक है जो हम कवर करने वाले हैं, इट इज़ नीति आयोग। नीति आयोग सबको पता है क्या चीज़ है। अखबार में हर रोज़ ये रहता है, या फिर ये अलग अलग टाइप की रैंकिंग्स निकालता है, तो भी ये अखबार में रहता है। जब 2014 के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट आई थी या फिर एनडीए गवर्नमेंट आई थी, उस टाइम इन्होंने क्या किया, एनडीए गवर्नमेंट ने आने के बाद यूँ बोले कि भाई प्लानिंग कमीशन जो है ये पुराना हो चुका है, इसकी रिलायबिलिटी मतलब इसका जो काम है ये ख़त्म हो गया, अब हम लोग बनाएंगे नीति आयोग। क्यों? प्लानिंग कमीशन ये दर्शाता है कि पुराना टाइप का इंस्टीट्यूट है, हमको एक ऐसा इंस्टीट्यूट चाहिए जो कि ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के लिए हो। मतलब इंडिया ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और गवर्नमेंट का ये कहना था कि प्लानिंग कमीशन के अंदर क्या दिक्कत है कि प्लानिंग कमीशन अगर यहाँ बैठा है, दिस इज़ प्लानिंग कमीशन, प्रियंका चोपड़ा नहीं है ये, पीसी का मतलब प्लानिंग कमीशन है, पीसी का मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे अगर सारे लोअर लेवल वाली बॉडीज़ हैं, स्टेट्स वगैरह अगर हो गए, तो इट वाज टॉप डाउन अप्रोच। मतलब प्लानिंग कमीशन जो कहेगा वही स्टेट्स को मानना पड़ेगा। ठीक, एक जो है ऊपर से प्लान बन के आ गया, वो नीचे हमने थोप दिया। लेकिन अभी नीति आयोग के अंदर कैसा है, इट इज़ बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम लोग। मतलब सारे स्टेट्स से बातचीत करेंगे, उनसे कहेंगे कि हाँ भाई तेरे को क्या चाहिए, तेरे को क्या चाहिए, तेरी क्या ज़रूरतें हैं। हर स्टेट की ज़रूरत के हिसाब से हम कहेंगे तुम्हें जो चाहिए तुम हमको बता दो, हम तुम्हारी राय लेके चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज़ द मोटिव ऑफ नीति आयोग। अब आगे चलते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इज़ इट्स फुल फॉर्म, ये हमको सबको पता है। अब जो मेन चीज़ है जो एग्ज़ाम के अंदर PYQs के अंदर फंसती है, वो आती है कंपोजिशन, और बार बार इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। तो अगर मैं नीति आयोग के चेयरपर्सन की बात करूं, तो जाहिर सी बात है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इसके चेयरपर्सन होंगे। फिर इसके अंदर एक गवर्निंग काउंसिल होती है, गवर्निंग काउंसिल। अब इस गवर्निंग काउंसिल के अंदर हर स्टेट का सीएम है, प्लस ऐसी यूनियन टेरिटरीज़ जिनके अंदर लेजिस्लेचर होगा वहाँ का सीएम। एग्जाम्पल कौन कौन सी? एग्जाम्पल अपने पास दिल्ली वाली यूनियन टेरिटरी, दिल्ली का सीएम। ठीक है, पुदुचेरी का सीएम। तो ये वाली यूनियन टेरिटरीज जो हैं इनका सीएम होगा। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ अदर टेरिटरीज़, जिन टेरिटरीज़ के अंदर लेजिस्लेचर नहीं है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है सेंटर का बैठाया हुआ एक नुमाइंदा, एक इंसान सेंटर कहेगा वहाँ जाके संभालो भाई, हम जो कहेंगे वो चीज़ करनी है। लेफ्टिनेंट जनरल बेसिकली सारी की सारी यूनियन टेरिटरीज़ में होता है, दिल्ली में भी है, दिल्ली के पास लेजिस्लेचर होने के बाद भी। ठीक है, लेकिन अब दिल्ली पे तो लेजिस्लेचर है, इसलिए वहाँ का सीएम चला जाएगा इस काउंसिल के अंदर। लेकिन अगर जिस स्टेट के अंदर सीएम नहीं है, जिस स्टेट के अंदर लेजिस्लेचर काउंसिल नहीं है, वहाँ का कौन जाएगा? लेफ्टिनेंट जनरल जाएगा। फिर कह रहा है कि मेरे पास एक चेयरमैन हो गया, मेरे पास एक गवर्निंग काउंसिल हो गई, अब ऐसा करते हैं, बनाते हैं रीजनल काउंसिल। रीजनल काउंसिल का उद्देश्य ये है कि मेरे किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर, देश के अंदर मान लो कोई रीजन है, उस रीजन का कोई स्पेसिफिक इशू है, उसको टैकल करने के लिए बनाया जाएगा रीजनल काउंसिल। तो क्या कर रही है रीजनल काउंसिल? ये एड्रेस कर रही है स्पेसिफिक इश्यूज़ ऑफ मोर देन वन स्टेट या फिर किसी रीजन।
ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब रीजनल काउंसिल के भी कुछ मेंबर्स होंगे। अब रीजनल काउंसिल के अंदर प्रधानमंत्री कहेंगे कि अरे रुको रुको, चेयरमैन की सीट पर मैं बैठूंगा भाई, चेयरमैन मैं हूँ, मैं बैठूंगा इसकी सीट पे। उसके अलावा या फिर प्रधानमंत्री या फिर उसका कोई नॉमिनी या फिर चेयरमैन कह देगा यार वहाँ पे जा तू यार, दीक्षांत वहाँ चला जा उस वाले उसके अंदर रीजनल काउंसिल में, मैं तुमको नॉमिनी चूज़ करता हूँ और वहाँ के तुम क्या बन जाओ, चेयरमैन बन जाओ। इसके अलावा कौन होगा? इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऑफ द रीजन, जिस रीजन के लिए रीजनल काउंसिल बनाई गई है वहाँ का चीफ मिनिस्टर होगा उसके अंदर। मान लेते हैं कि ये एक रीजन है, इस रीजन के अंदर हरियाणा पड़ता है, दिल्ली पड़ती है, यूपी पड़ता है, ठीक है। तो ये वाले स्टेट्स आ गए आसपास में, यहाँ से मान लो राजस्थान आ गया, ठीक, यहाँ से एमपी आ गया, तो ये स्टेट्स हैं आसपास में। अब ये इस जगह की मैंने, इस रीजन की मैंने क्या बना दी, रीजनल काउंसिल बना दी। तो इस रीजनल काउंसिल के अंदर हरियाणा का सीएम भी बैठेगा, दिल्ली का सीएम भी बैठेगा, और यहाँ पे जो है राजस्थान के सीएम को भी बैठा देंगे, और यहाँ पे यूपी के सीएम को भी बैठा देंगे, और एमपी के सीएम को भी बैठा देंगे। मतलब 4-5 स्टेट्स का अगर यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक इशू जो है उसको एड्रेस करने के लिए अपन ने बनाया है ये। फिर मैं कह रहा हूँ कि यार ऐसा करता हूँ कि कुछ स्पेशल इन्वाइटीज़ भी बुला लेता हूँ, कुछ स्पेशल लोग, क्योंकि सीएम है, पीएम है, अब ये लोग एक्सपर्ट्स तो होते नहीं हैं अपने फील्ड में या फिर किसी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर, तो इसलिए मुझे कुछ स्पेशल इन्वाइटीज़ इन्वाइट करने पड़ेंगे। जैसे कोई एक्सपर्ट हो गया, कोई स्पेशलिस्ट हो गया, कोई प्रैक्टिशनर हो गया, जिनको नॉमिनेट कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। ये बात आप याद रखोगे। एग्ज़ाम के अंदर यहाँ पे गलती से लिख देंगे होम मिनिस्टर तो आप फंस जाओगे, ठीक। दीज आर द स्पेशल इन्वाइटीज़। फिर मैं कह रहा हूँ कि नीति आयोग की, NITI नीति आयोग की एक फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क है। क्या है? इसकी एक फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क है। इसमें आगे चलने से पहले एक बार मैं आपको पीछे की बात बता दूं, हमने क्या पढ़ा अब तक। अब तक एक चेयरमैन था, एक गवर्निंग काउंसिल थी, एक रीजनल काउंसिल थी, उसके अलावा क्या था, स्पेशल इन्वाइटीज़ थे। ये नीति आयोग में मैं आपको दोबारा पीछे ले जाके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नीति आयोग का जो ये पूरा सिस्टम है बहुत बड़ा है और हम लोग इसको आमतौर पर भूल जाते हैं चीज़ों को। तो फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क के अंदर कौन होगा चेयरमैन? भाई चेयरमैन इज़ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इज़ द चेयरमैन। फिर इस काउंसिल के अंदर एक बैठते हैं वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन को अपॉइंट करेंगे हमारे पीएम भाई साहब, और वाइस चेयरमैन को कह देंगे कि वाइस चेयरमैन तू मेरी बात सुन कि तेरा जो रैंक है ना वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर है। याद रहेगा, वाइस चेयरमैन का रैंक इज़ बराबर द कैबिनेट मिनिस्टर। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। फिर मैं कह रहा हूँ कि कुछ फुल टाइम मेंबर्स भी होंगे जो पूरे दिन काम करेंगे इसी का ही। दे विल एन्जॉय रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ कि कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर। अब व्हाट इज़ एक्स ऑफिशियो? कोई आदमी नया नया पढ़ रहा होगा, उसको नहीं पता कि एक्स ऑफिशियो क्या है। देखो मैं तुमको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि मेरा नाम दीक्षांत है और मेरी एक सिस्टर है। जस्ट बिकॉज शी इज़ माई सिस्टर, इसलिए मैं मेरी बहन के बेटे का मामा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि शी इज़ माई सिस्टर देयरफॉर आई एम हिज मामा। मतलब मैं कोई एक पद मैंने संभाल रखा है, एक पोस्ट मेरे पास है, विच पोस्ट इज़ ब्रदर। मैं अगर भाई हूँ तभी मैं मामा हूँ। अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल हूँ तभी मैं कोई और पोस्ट ग्रहण कर रहा हूँ। नहीं समझ में आया होगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास इफ़ यू आर ए मिनिस्टर इन यूनियन काउंसिल, उस वजह से मैं तुमको मेंबर बना रहा हूँ नीति आयोग का, ठीक है। अगर आप यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर एक मिनिस्टर हो, ठीक है, इस वजह से यू आर बिकमिंग द मेंबर ऑफ नीति आयोग। इसको बोलते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर, ठीक है। इसको अगर मैं हिंदी में कहूँ तो इसको हिंदी में बोलते हैं पदहीन, क्योंकि आपने एक पद ग्रहण कर रखा है, उस वजह से मैं आपको दूसरा पद भी दे रहा हूँ, ठीक। समझ में आ गया होगा। एक्स ऑफिशियो मेंबर, तो मैक्सिमम 4 यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे इसके अंदर एक्स ऑफिशियो तौर पर, जिनको नॉमिनेट किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। अब इसके अंदर एक कौन होगा? CEO होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर।
इनको भी अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर। इस बंदे की रैंक होगी सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बराबर की, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बराबर की। अगर कल को आप आईएएस बन जाते हो तो यू कैन बिकम द सीईओ। ठीक। अब कुछ पार्ट टाइम मेंबर होंगे, हमने क्या देखा था, कुछ फुल टाइम मेंबर थे, अब कुछ पार्ट टाइम मेंबर हैं, मैक्सिमम 2 होंगे। और ये लोग कहाँ से आएंगे, किसी लीडिंग यूनिवर्सिटी से, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर रिलेवेंट इंस्टीट्यूशन इन एन एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी। मैंने क्या बताया था कि अगर एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी मतलब अगर आप किसी यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूट इसके मेंबर हो तभी आप इसके मेंबर बन पाओगे। मतलब आपने एक पोस्ट पहले से ग्रहण कर रखी है, उस वजह से, समझ रहे हो, उस वजह से प्रेसिडेंट, कोई आदमी प्रेसिडेंट है इसलिए ही विल बी द हेड ऑफ सारी की सारी आर्मी, इसको बोल दिया एक्स ऑफिशियो। मतलब तुम्हारी ऑफिस की ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर कहते हैं कि नीति आयोग की एक्टिविटीज़ का क्या है, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। यहाँ पे आप फंस जाओगे और जब लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो हो सकता है पहली बार में चीज़ ना समझ में आए। नीति आयोग की जो एक्टिविटीज़ हैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 2 मेन हब्स में। कौन कौन से, एक तो है टीम इंडिया हब और एक नॉलेज एंड इनोवेशन हब। दोनों अपने नाम से स्पष्ट हैं। टीम इंडिया मतलब पूरे इंडिया के अंदर जो जो स्टेट्स हैं उनके लोगों को हम लेके आएंगे और हम लोग क्या बनाएंगे, टीम इंडिया बनाएंगे। तो इस टीम इंडिया हब का मैंडेट क्या है, मैंडेट मतलब क्या काम करेगा ये, तो ये क्या करेगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फोस्टर करेगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाएगा बाय कोऑर्डिनेटिंग विद द स्टेट्स। और क्या करेगा, पॉलिसीज़ बनाएगा, प्रोग्राम फ्रेमवर्क को बनाएगा, ये सब करेगा। अब आता है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। देखो, नॉलेज एंड इनोवेशन हब पे जाने से पहले एक बार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? जब ये यूनियन है और यूनियन के साथ में सारे के सारे स्टेट्स हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर। और जब यूनियन और सारे के सारे स्टेट्स आपस में कोऑपरेट करके चलें, इसको बोल दिया क्या, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब कहते हैं कि नॉलेज एंड इनोवेशन हब के बारे में बात करेंगे हम लोग। अब मैंने तुमको क्या क्या काम दिया है कि भाई तुम नॉलेज का ध्यान रखना, तुम इनोवेशन का ध्यान रखना। इसका मतलब ये जो हब है ये मेंटेन करेगा एक रिसोर्स सेंटर, एक ऐसा रिसोर्स सेंटर जिसके अंदर सारे के सारी चीज़ें हैं गुड गवर्नेंस की और बेस्ट प्रैक्टिसेस की। दोबारा पढ़ते हैं, इट मेंटेन्स ए रिसोर्स सेंटर, ए रिपोजिटरी ऑफ रिसर्च ऑन गुड गवर्नेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। सही बात है, नॉलेज वाले आदमी का यही काम होगा कि रिसर्च करो भाई। साथ साथ में ये एडवाइस देगा और इनकरेज करेगा पार्टनरशिप, किसके साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, कॉलेजेस के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ और दूसरे थिंक टैंक्स के साथ, ताकि नॉलेज का ये अर्जित कर सके और नॉलेज को इकट्ठी कर सके। अब और थोड़ी ज़रूरी काम की चीज़ें हैं। नीति आयोग को सपोर्ट कौन कर रहा है, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। नीति आयोग ऐसा अकेला इंस्टीट्यूट नहीं है कि मतलब वो अकेला ही सब कुछ कर ले, इसलिए हमारे पास 2 बॉडीज़ हैं, NILERD, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है। अब जो ये वाली बॉडी है ये एक ऑटोनोमस बॉडी है और दिस बॉडी इज़ अटैच्ड बॉडी, ये नीति आयोग से अटैच कर रखी है हमने। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दिस बॉडी इज़ ऑटोनोमस। और इसकी फुल फॉर्म क्या बताई, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस। ये 2 बॉडीज़ हैं, एक एक करके देखते हैं। देखो, इसका नाम पढ़ो पहली वाली का, ये कौन सा इंस्टीट्यूट है, लेबर की इकोनॉमिक्स को रिसर्च और डेवलप करेगा। मतलब किस तरह से लेबर के अंदर जो इकोनॉमिक्स है, लेबर कैसे काम करता है, लेबर कितने पैसे में काम करता है, मतलब बेसिकली इट इज़ टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन कैपिटल। जब आप जियोग्राफी में बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल के बारे में, ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, तो उस चीज़ की बात कर रहा है कि हाँ भाई कैसे रिसर्च और डेवलप करूँ मैं इस चीज़ को। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये रिसर्च करेगा, डेटा कलेक्ट करेगा, एजुकेशन और ट्रेनिंग वाली चीज़ें भी करेगा। किन चीज़ों के अंदर, किस फील्ड में, ह्यूमन कैपिटल प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन वाली चीज़ों के अंदर ये रिसर्च करेगा।
डेटा कलेक्शन करेगा, एजुकेशन और ट्रेनिंग वाले एस्पेक्ट्स भी संभालेगा। ठीक, ये अगर आपको याद नहीं भी है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर लेबर इकोनॉमिक्स की बात आ रही है, तो बेसिकली ये लेबर की बात कर रहा है, लेबर के लिए डाटा कलेक्ट करेगा, ये सब करेगा। ठीक, फिर कह रहा हूँ कि मेरे पास एक डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस। मॉनिटर जो क्लास में होता है, आपके क्लास में जो मॉनिटर होता है, कौन मॉनिटर, मॉनिटर का काम होता है कि भाई देख लेना क्लास में कौन शोर कर रहा है, मतलब क्लास की मॉनिटरिंग। और इवेल्युएशन तो आपको पता ही है, तो ये क्या करेगा, ये दिस ऑफिस विल डू इवेल्युएट एंड मॉनिटर गवर्नमेंट प्रोग्राम। इतनी सी बात है, गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम चलाया, मैं देख लेता हूँ गवर्नमेंट वाला प्रोग्राम ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा। भाई गवर्नमेंट ने कोई प्रोग्राम बिना फालतू का तो नहीं बना दिया, तो उसका इवेल्युएशन करेगा बेसिकली। अब ये वाला इंस्टीट्यूट, लेबर इकोनॉमिक्स वाला इंस्टीट्यूट, ये कैसे पैदा हुआ, कैसे ये एस्टेब्लिश हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। पहले क्या था, 1962 के अंदर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च को एस्टेब्लिश किया गया। सॉरी, दोबारा बोलता हूँ, 1962 में सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत एक इंस्टीट्यूट बनाया गया, किस चीज़ के लिए, मैन पावर को रिसर्च करने के लिए। 2014 में गवर्नमेंट चेंज होती है, गवर्नमेंट ने बोला चलो भाई चलाते हैं नाम बदलो योजना, और नाम बदलो योजना के तहत इसका नाम चेंज करके ये रख दिया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसका कैंपस कहाँ पे है, नरेला के कैंपस के अंदर ये एस्टेब्लिश्ड है। ठीक, इसी तरह हम जो ये अपना है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग इवेल्युएशन जो ऑफिस है, ये कैसे बना, 1952 की बातें हैं, देयर वॉज प्रोग्राम इवेल्युएशन ऑर्गेनाइजेशन, और 2010 की बातें हैं, एस्टेब्लिश किया गया इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन ऑफिस। उसके बाद 2015 में एक नई सरकार आती है 2014 में, लेकिन 2015 में इन दोनों ऑफिस को मर्ज कर दिया गया और बना दिया गया डेवलपमेंट मॉनिटरिंग इवेल्युएशन ऑफिस। ये बेसिकली एक अटैच्ड ऑफिस है नीति आयोग का। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई, जाहिर सी बात है ननीति आयोग के अंदर, नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब थोड़ा सा प्लानिंग कमीशन के बारे में और बात कर लेते हैं कुछ देर के लिए। तो प्लानिंग कमीशन क्या सीन है ना भाई, कि 1946 के अंदर एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड आया, और इसने कॉन्स्टिट्यूट, और ये जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था केसी नियोगी के चेयरमैनशिप के अंडर। अब ये एडवाइजरी प्लानिंग जो बोर्ड है, ये रिकमेंडेशन करते हैं कि चलो भाई एक पीसी प्लानिंग कमीशन जो है उसके एस्टेब्लिशमेंट कर लो। तो बस इतना ही अपने को देखना था कि भाई मार्च 50 के अंदर प्लानिंग कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया बाई एन एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई लॉ पास नहीं किया इसके लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास नहीं किया, सीधा एक अपने पास एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन पास कर दिया। तो बेसिकली प्लानिंग कमीशन क्या थी, प्लानिंग कमीशन वॉज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। इसी तरह नीति आयोग इज ऑल्सो एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। ठीक, दिस वॉज इट, इतना ही था इसके अंदर। दिस इज़ मी, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, शब्बा खैर, जय हिंद।